नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। आप सभी का अभिनंदन। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि नक्षत्र कितने होते हैं टोटल और मूल नक्षत्र कितने होते हैं, पंचक नक्षत्र कितने होते हैं। तो इस तरह नक्षत्र कितने होते हैं ठीक है, लेकिन नक्षत्र क्या होता है ये जानना मुझे लगा ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम इसी चीज़ पे चर्चा करेंगे कि नक्षत्र क्या होता है। तो वो जानने के लिए पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए, जैसे पंचांग क्या होता है ना। पंचांग क्या होता है ये हमें पता हो। फिर हमारा जो कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर, वो किस पर आधारित है, किस ग्रह की दशा और दिशा ये हिंदू कैलेंडर के निर्माण में आधार स्तंभ है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद हमारा जो मूल टॉपिक है कि नक्षत्र क्या है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो तीन चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में। पहले हम बात करेंगे कि पंचांग क्या है। ठीक है, पंचांग का क्या मतलब होता है। पंचांग यानी पांच अंग, यानी ऐसी कोई किताब, पुस्तक, नोटबुक जिसके पांच अंग हो। वैसे ही हिंदी के भी पंचांग के पांच अंग हैं। तो हिंदू पंचांग के जो पांच अंग हैं, यानी जो हमें पांच चीज़ों की जानकारी देता है, उसमें पहला आता है तिथि। यानी पंचांग से हमें तिथि की जानकारी मिलती है। पंचांग से हमें वार की जानकारी मिलती है, कौन सा वार है, सोमवार है, मंगलवार है, शुक्रवार है, इत्यादि। फिर पंचांग से हमें नक्षत्र की जानकारी मिलती है। नक्षत्र की जानकारी पंचांग हमें देता है। फिर इसके अलावा योग की जानकारी मिलती है। योग या कौन सा योग चल रहा है अभी, राजयोग है, विष्कुंभादि योग है, आनंदादि योग है। कई तरह के योग रहते हैं, कभी चर्चा करेंगे उस पर भी। तो उनकी जानकारी भी पंचांग हमें देता है। उसके अलावा करण की जानकारी, करण कितने होते हैं, क्या है, इस समय किस करण में समय चल रहा है। तो इस तरह पांच अंग जो है, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, इन सब की जानकारी जिस पुस्तक में हमें मिलेगी, जिस बुक में मिलेगी, जिस किताब में मिलेगी, वो पंचांग कहलाएगी। तो पंचांग हमने समझ लिया। अब हमने दूसरी बात जो की थी कि हिंदू कैलेंडर किस पर आधारित है, तो अब हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले कोई भी कैलेंडर हो, या तो वो सूर्य की परिक्रमा पर आधारित होता है या चंद्रमा की परिक्रमा पर आधारित होता है। यानी हम जब कैलेंडर बनाएंगे किसी साल का, तो उसका बेस या तो सूर्य को मानेंगे, उसके रिवॉल्यूशन, रोटेशन को मानेंगे, या चंद्रमा के रोटेशन पर हम कैलेंडर का निर्माण करेंगे। अब उदाहरण के लिए जो अंग्रेजी कैलेंडर आता है, वो सूर्य की परिक्रमा पर आधारित होता है। यानी सूर्य की परिक्रमा पंचांग के अनुसार सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, और एक चक्कर लगाने में एक सूर्य वर्ष लगता है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो कैलेंडर निर्माण किया जाता है अंग्रेजी का, वो सूर्य वर्ष के आधार पर होता है। दूसरा, हिंदू कैलेंडर जो है, वो चंद्रमा की परिक्रमा पर आधारित होता है। यानी एक चंद्र वर्ष के लिए हम एक साल का कैलेंडर बनाएंगे। तो एक चंद्र वर्ष में चंद्रमा पृथ्वी की जितनी परिक्रमा करता है,
उस आधार पर हिंदू कैलेंडर का निर्माण होता है। तो हमें ये अंतर पता होना चाहिए कि अंग्रेजी कैलेंडर है वो सूर्य वर्ष पर आधारित है और हिंदू कैलेंडर है वो चंद्र वर्ष पर आधारित है। अब सूर्य की परिक्रमा यानी क्या, किसको कहेंगे सूर्य की परिक्रमा? तो सूर्य की परिक्रमा यानी सूर्य कितने समय में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। ठीक है, पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है वह सूर्य की परिक्रमा कहलाएगी। यानी वो कितना होता है, तो वो होता है 365 डेज, 365 दिन, 15 घड़ी या घटी भी बोलते हैं, 15 घटी, 22 पल और 57 विपल। तो कुल समय कितना लगता है, 365 दिन, 15 घटी, 22 पल और 57 विपल। फिर इसी तरह हम देखेंगे कि चंद्रमा की जो परिक्रमा है उसका क्या मतलब है, वो क्या कहलाती है। तो चंद्रमा की परिक्रमा यानी चंद्रमा कितने समय में पृथ्वी के 12 चक्कर लगाता है। अब यह अंतर है, जो सूर्य वर्ष के आधार पर कैलेंडर बनाते हैं उसमें सूर्य पृथ्वी का केवल एक चक्कर लगाता है एक वर्ष में, लेकिन चंद्रमा पृथ्वी के 12 चक्कर लगा चुका होता है। तो उन 12 महीनों के आधार पर हम हिंदू कैलेंडर का निर्माण करते हैं। तो इसका मान भी हमें पता होना चाहिए वो कितना होता है। तो चंद्रमा की परिक्रमा 354 डेज यानी 354 दिन, 22 घटी, 1 पल और 23 विपल, यह कुल समय है जिसमें चंद्रमा पृथ्वी का 12 चक्कर लगाता है। तो एक चक्कर कितने दिन में लगाता है, तो वो लगभग 27.3 दिनों में एक परिक्रमा पूर्ण करता है चंद्रमा पृथ्वी की। तो इस तरह हमने देखा कि पंचांग क्या है और हमारा कैलेंडर चंद्र वर्ष पर आधारित है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमारा कैलेंडर जो है वो चंद्र वर्ष पर आधारित है, यानी हमारे कैलेंडर में जो भी सारी गणनाएं होंगी वो चंद्रमा की पोजीशन क्या है इस पे डिपेंड करेगी। और चंद्रमा की जो स्थिति है वो स्थिति हम कैसे जानेंगे, उसको पृथ्वी के रेस्पेक्ट में कंपेयर करेंगे। यानी पृथ्वी के सापेक्ष में चंद्रमा की जो स्थिति है उस हिसाब से हमारे कैलेंडर की सारी गणनाएं होंगी। अब चंद्रमा की स्थिति पृथ्वी के सापेक्ष में अगर जानना है तो उसके कई तरीके हैं, है ना। वो हम राशि से जान सकते हैं, तिथि से जान सकते हैं, पर उसका एक तरीका है नक्षत्र से जानना। नक्षत्र कुछ नहीं है बल्कि चंद्रमा की स्थिति को बताने का एक तरीका है। हम कहते हैं कि चंद्रमा अभी अनुराधा नक्षत्र में है, यानी उसकी जो पोजीशन है वो चंद्रमा अपनी जो परिक्रमा कर रहा है पृथ्वी की, अभी वो उस जगह पे है जिस जगह को हम अनुराधा कहते हैं। इस तरह से हम चंद्रमा की स्थिति को जानने के लिए नक्षत्र का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि चंद्रमा अभी विशाखा नक्षत्र में है या चंद्रमा अभी अनुराधा नक्षत्र में है। अब पंचांग की जो बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए या हमारी जानकारी का जो आधार होना चाहिए उसमें दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात कि कोई भी ग्रह हो, चंद्रमा हो, पृथ्वी हो, सूर्य हो, बृहस्पति हो, शनि हो, राहु हो, केतु हो, शुक्र हो, बुध हो, कोई भी ग्रह, उसकी दो तरह की मूवमेंट होती है। एक तो वो रोटेट करता है और दूसरा वो रिवॉल्व करता है। यानी एक तो वो अपनी स्थिति पे
रोटेट करेगा। आप यहाँ देखेंगे लेफ्ट साइड में, जो पहला मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे दिख रहा है कि पृथ्वी अपनी खुद की धुरी पे घूम रही है उसी पोजीशन में। और दूसरा चित्र ये दिखा रहा है कि पृथ्वी किसी दूसरे ग्रह के चारों ओर भी परिक्रमा कर रही है। तो दोनों चीजें हमें बहुत काम आएगी कुछ भी गणना करने के लिए, और दोनों की जानकारी और दोनों का आभास व्यवहार हमें पता होना चाहिए, है ना। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम चंद्रमा और पृथ्वी की बात करें, तो ये देखिए यहाँ पे ये बीच में पृथ्वी दिख रही है आपको, और इसके चारों तरफ चंद्रमा का परिक्रमा करने का रास्ता दिखाया गया है कि इस रास्ते से ही चंद्रमा गुजरता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि हर ग्रह जो है वो अपनी धुरी पर घूमता है, पहली बात। और दूसरी बात, हर ग्रह जो है वह अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है, और उसका जो शेप है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल है। आप कभी भी भूल के इसे सर्कल मत समझिए, ये सर्कुलर नहीं है, इलिप्टिकल है। यानी इसी वजह से हर नक्षत्र का समय अलग अलग रहेगा। कोई नक्षत्र 2.5 दिन का होगा, 2.5 घंटे का होगा, 1 घंटे का होगा, तो दूसरा उसके रेस्पेक्ट में थोड़ा कम है, ज़्यादा समय का हो सकता है ना। दिन भी कम या ज़्यादा समय के होते हैं, तापमान भी कम या ज़्यादा होता रहता है। इन सब के पीछे यह सर्कुलर ऑर्बिट न होना और इलिप्टिकल ऑर्बिट होना, यह इसका मुख्य कारण है। तो दो बातें, एक तो हर ग्रह अपनी धुरी पर घूमता है, और दूसरा जो उसका ऑर्बिट है जहाँ वो रिवॉल्व करता है दूसरे ग्रह के सापेक्ष, वह इलिप्टिकल शेप का होता है। ठीक है, तो हम जैसे जानते हैं कि चंद्रमा 27.3 दिन में अपनी परिक्रमा पूर्ण करता है। ठीक, यानी वह इलिप्टिकल शेप में भी जो 360 डिग्री जो घूमता है, पूरा एक चक्कर जो लगाता है, उसके लिए 27.3 दिन लगते हैं। और इस रास्ते में कई सारे दूसरे तारे जो हैं या स्टार्स आपको नजर आएंगे। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर भी, अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा बड़ा करके। ये देखिए इस जगह पे आप देखेंगे, यहाँ देखिए ये कुछ तारे इस रास्ते के आसपास हैं, कुछ तारे इधर भी हैं। ऐसे पूरे रास्ते में अगर आप देखना जाएंगे तो आपको अलग अलग तारों का समूह दिखेगा। कहीं पे रास्ते में 3-4 तारे हैं, कहीं 2-3 हैं। अलग अलग टाइप की आकृतियां ये तारे बनाते हैं। ठीक है, तो इन आकृतियों के समूह को, है ना, यानी हमने इस पूरे 360 डिग्री के रास्ते में जो तारे आते हैं उनको 27 अलग अलग नाम से डिफाइन कर दिया है कि चंद्रमा ये पूरा राउंड जो मारेगा वो ये 27 जगहों से गुजर के जाएगा। यानी एक आदमी अगर मुंबई से दिल्ली जाता है तो वह 27 अलग अलग स्टेशन से होके गुजर रहा है। तो जो बीच के जो स्टेशन हैं उनके आधार पर आप बता सकते हो कि आदमी की पोजीशन अभी कहाँ है ना। आपने बता दिया रतलाम में है, बड़ौदा में है, जयपुर में है। तो
किस जगह पे वो फिलहाल है आज की कंडीशन में, वो हम बता सकते हैं अगर एक आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण कर रहा है। इसी तरह नक्षत्र का ज्ञान होने से हम बता सकते हैं कि चंद्रमा अभी अपने 360 डिग्री की यात्रा में किस पोजीशन पे है, किस तारे के पास है, किन तारों के समूह के पास है, किस आकृति के पास है। उससे हमें आइडिया हो जाता है कि वो पृथ्वी के पास है या पृथ्वी से दूर है अपने ऑर्बिट में, और वो नक्षत्र का समय अभी कितना हो चुका है, कितना बाकी है, यह सब जानकारी हमें मिलती है। तो कुल मिला के सितारों का ग्रुप और उस ग्रुप से गुजरते हुए चंद्रमा की पोजीशन को जानने के लिए उस ग्रुप को, उस स्टार्स के ग्रुप को, सितारों के समूह को हम नक्षत्र कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि नक्षत्र क्या होता है। तो हमने कुल मिला के क्या देखा कि पंचांग क्या है, यानी ऐसी किताब जिसके 5 अंग है ना, तिथिवार नक्षत्र करण योग। फिर उसके बाद हमने हिंदू कैलेंडर देखा जो चंद्रवर्ष पर आधारित है, यानी चंद्रमा की स्थिति के हिसाब से बनाया गया कैलेंडर हिंदू कैलेंडर होता है। और चंद्रमा की स्थिति जानने के लिए हम नक्षत्र का यूज़ करते हैं पोजीशन जानने के लिए। तो ये हुई नक्षत्र की बात। फिर कभी मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। आप बताते रहिएगा, मैं अपने हिसाब से इस प्लेलिस्ट में और भी जो मुझे लगेगा ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी की, उसमें जैसे ज्ञान अपना आप लोगों के साथ साझा करता रहूँगा। धन्यवाद।